करें टाइम से पहले ही, और लेट ना हो। जी, एक दो लड़कों का वेट कर लेते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं। ओके। आप लोगों ने आज अटेंड की थी, इसे वर्कशॉप अटेंड की है? नो सर हम उसमें मैं तो कॉलेज में था। उस टाइम सर यूनिवर्सिटी में होते हैं तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर सके। सही। चलें, उसकी रिकॉर्डिंग भी अभी वैसे तो अपलोड है फेसबुक पे, लेकिन उसको थोड़ा अच्छा। शार्ट लिस्ट करके जो उसमें जो स्पेसिफिक होगी उसको थोड़ा छोटा कर देंगे, फिर आपको लिंक भेज देंगे, आप देख सकते हैं। ओके ओके सर। जी, आपकी जो है असाइनमेंट देख रहा था मैं। असाइनमेंट को आप लोग सीरियस नहीं लेते बिल्कुल ही। सिर्फ दो बंदों ने असाइनमेंट जमा करवाई है जी। सर ये कब वो कौन सी क्लास की असाइनमेंट है सर? डिजिटल मार्केटिंग की। नहीं सर जुमे के दिन का आपने और असाइनमेंट भी दी थी। एक तो हमने कंप्लीट की थी ना, वो गूगल फॉर्म की। जी, गूगल फॉर्म भेजा था ना आपको, ईमेल नहीं रिसीव हुई? सबर करें एक मिनट सर। ईमेल में मैंने आपको भेजा था कि प्लानिंग टू ओपन रेस्टोरेंट, असाइनमेंट मार्केट रिसर्च। जी सर की है असाइनमेंट जी, तो। आपने की हुई है, आपकी रिसीव हुई है माशाल्लाह। आपने तो जी अच्छा जो है डिज़ाइन किया है क्वेश्चंस, और जी सर। उसका आउटलुक तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन मैंने क्वेश्चन पढ़े थे आपके, कुछ आपने इररेलीवेंट क्वेश्चन जो है ना अंदर लिखे हुए हैं। उससे ये होता है कि जब कुछ इररेलीवेंट क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन ईयर बड़ा हो जाता है, तो कई दफ़ा फिर लोग ज़्यादा क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं। कि कोशिश करें कि रेलिवेंट क्वेश्चन हों ज़्यादा ना, इररेलीवेंट क्वेश्चन ना डालें जिनका मतलब जिस डाटे का हमने करना कुछ नहीं। मिसाल के तौर पे मैं कुछ बताता हूँ आपको जी, इसमें से जी, मैं देख रहा था आपके क्वेश्चन। सॉरी, मुझे लगा था कोई इररेलीवेंट है, लेकिन सारे रेलिवेंट ही हैं। जो सारे हैं वो रेलिवेंट ही हैं। मुझे लास्ट टाइम मैंने देखा नहीं था गौर से, अभी मैंने देखा उनको। ये सर वो मैंने सारे रेलिवेंट ही हैं, जो हमारा मतलब जिस अपने तरह से लिए हम फील्ड। सोच के लिखे थे कि क्या पता पहली दफा बना रहा था मैंने फॉर्म वगैरह पहले कभी बनाए नहीं थे। जी जी, नहीं, अच्छी कोशिश की आपने। वो ज़्यादा रेलिवेंट ही हैं हमारे बिजनेस के रिलेटेड, के जो जो भी क्वेश्चन हैं उनसे जो आंसर मिलेगा, तो उससे हमें गाइडलाइन ही मिलेगी कि हमें किस तरफ जाना चाहिए बिजनेस को। तो ये मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों ने जी दानिश खान, आप क्लास में ज्वाइन है, क्लासरूम में? सर जी मैंने सर, वहाँ मैं ज्वाइन हूँ। मैंने वहाँ भेजा है, किसी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, किसी ने देखा तक ही नहीं है। नहीं, मैंने तो रिस्पॉन्स दिया था, मेरा रिस्पॉन्स मिला होगा आपको। पता नहीं सर नहीं आपका भी मैंने मुझे तो जीरो रिस्पॉन्स शो हो रहा था मुझे फिलहाल तो। नहीं, मैंने देखे फील किया था। आपका ये जो है क्वेश्चनियर आपके पास शो तो होना चाहिए। पहले मैं एक दफा देख लूँ सर, ये देखना कहाँ से है? दोबारा से जाकर वहाँ से वहीं से गूगल फॉर्म में जाके आपने दोबारा जाना है, लॉगिन करेंगे गूगल फॉर्म्स में। दोबारा गूगल फॉर्म की वेबसाइट पे जाएंगे हाँ तो जी, वहाँ पर दोबारा गूगल फॉर्म्स की वेबसाइट पे जाएंगे। जितने भी आप जब भी फॉर्म्स जो भी आपने बनाए हैं जीमेल के साथ, आपको जो लॉगिन होगा तो सारे वहाँ पे होंगे स्टोर। ओके सर। वहाँ से आप देख सकते हैं दोबारा जाके। जी, ये अब्दुल हनान साहब ने भी कुछ बनाया है क्वेश्चनियर, लेकिन इन्होंने
मुझे लिंक नहीं भेजा, उसका स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल में मुझे भेज दिया ना। हाँ जी, ये तस्वीरें इन्होंने 3-4 भेज दी हैं, लेकिन ट्राई की है बनाने की ना, अच्छी ट्राई है। ये देखिए, कोशिश करने से होता है कि चीज़ें, जब आप कोशिश करते हैं तो फिर आपको चीज़ें पता लगने लगती हैं। जी, आज मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा लोग नहीं ज्वाइन कर रहे। असल में काफ़ी लोग जो हैं सीरियस नहीं लेते कोर्सेज को ना, खासकर नहीं सर, फ्री वाले कोर्सेज नहीं होते सर, हैं जो। कोर्सेज का मसला नहीं है सर, नेट का मसला है। आज सुबह से तकरीबन 3 दफा की 4 दफा नेट गई है, फिर दोबारा आ जाती है सर। जी, नेट का भी खैर इशू है कुछ, कल से जो है ना पॉलिटिकली जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में, उसकी वजह से भी कुछ स्पीड स्लो की हुई है कि यूट्यूबर जो इतनी ज़्यादा इमरान खान को कवरेज दे रहे हैं तो। सर क्या करें हम। नहीं है, ये देखें, ये चीज़ें असल में जो सियासत है वो आप अलहदा नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी से। सियासी आपको होना पड़ता है कि आप यस सर। सियासत इन्वॉल्व हुए बगैर नहीं रह सकते। अगर आप इंसान हैं, लेफ्ट राइट देखते हैं, नाइंसाफ़ी देखते हैं, तो आप लाजमी बोलेंगे। यस सर, ये सर वो न्यूट्रलिटी की बात है ना, खामखा इंसान को किसी न किसी तरफ तो जाना पड़ता है। जी, डेफिनेटली डेफिनेटली ये आपका इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ होती है। लेकिन एक्चुअल चीज़ जो हमारा है, थोड़ा सा इशू है ना पाकिस्तान में, वो ये है कि हम लोगों में बर्दाश्त नहीं है कि आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें, लेकिन एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए आपको कि आप दूसरे की भी राय का एहतराम करें। कि दूसरा बंदा जो है जिस मर्जी पार्टी को लाइक करे, आप जिस मर्जी पार्टी को लाइक करें, तो आपस में उलझे मत कि वोट हर किसी का राइट है, पॉलिटिकल राइट है, जिसको मर्जी वोट दे वो। तो हम लोग असल में उसको ज़ातियात तक ले जाते हैं। खासकर हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, गांव वगैरह के एरिया जो है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज बनते हैं। सारी सारी ज़िंदगी लोग जो हैं, ये सिर्फ वोटों की वजह से एक दूसरे के साथ बोलते नहीं हैं। हालांकि ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। मैं 5-6 साल यूके में रहा हूँ, 6-7 साल हो गया मुझे इटली में रहते हुए। तो यहाँ पे जिस दिन इलेक्शन होता है, इवन इमेजिन करें, उस दिन छुट्टी भी नहीं होती। पाकिस्तान में तो इतनी बड़ी और इलेक्शन कंपेन भी नहीं होती किसी किस्म की। जिस बंदे ने वोट कास्ट करना होता है, इन्होंने पोलिंग स्टेशन मुख्तलिफ जगह पे बनाए होते हैं, जॉब पे जाने से पहले सुबह सुबह वोट कास्ट करके चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा सेंटर बनाए होते हैं, आप ऑनलाइन भी कास्ट कर सकते हैं। वोट इतना ईजी कास्ट करना बनाया हुआ है इन्होंने कि वोटिंग का कोई इतना बड़ा इशू ही नहीं होता, और ना कोई कंपेन होती है किसी किस्म की। कि सब लोगों को पता है कि इनके जो कंपेन होती है जो सियासी पार्टियों के, वो सिर्फ टीवी पे प्रोग्राम होते हैं कि टीवी पे दोनों पार्टीज आ गई हैं, आमने सामने बैठ जाती हैं और डिबेटिंग होती है, डिबेट करते हैं कि जी हम अगर आएंगे, सिलेक्ट होंगे, तो हम क्या फैसिलिटीज देंगे, वो हमको दूसरी पार्टी बताती है। और टीवी पे ही कंपेन होती है। हमारी तरह नहीं है कि कंपेन आपने चलाई हुई है और उसमें इतनी कतरो गारत हो रही है, इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और उसके बाद सारी सारी ज़िंदगी लोग बोलते ही नहीं है एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे तो कोई पूछता भी नहीं है किसी को कि यार आप तुमने किसको वोट कास्ट किया, किसको नहीं दिया। ये आपका अपने ज़ाती मसला है कि आप जिसको मर्जी वोट दें। पाकिस्तान को खैर अभी बड़ी देर है ये चीज़ें समझने के लिए। अभी डेमोक्रेसी जो है ना, उन्हें सही मायनों में पाकिस्तान में है ही नहीं। जो डिक्टेटरशिप ही चल रही है जब से पाकिस्तान बना है। जी, लास्ट टाइम हमने जी पढ़ा था जी डाटा कलेक्शन के बारे में, मैंने आपको बताया था। हम मार्केट रिसर्च पढ़ी थी जिसमें हमने प्राइमरी डाटा कलेक्शन का तरीका बताया था। आज जी आपको मैं लास्ट टाइम नहीं बता पाया था, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन की कुछ टेक्निक्स बताता हूँ। और आज वेबसाइट भी बनानी आपको सिखानी थी, तो आज के लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी वेबसाइट। तो आज वेबसाइट की कुछ बेसिक चीज़ें बता देंगे। बाकी फिर कल तो नहीं होगा लेक्चर, परसों होगा थर्सडे को। तो फिर परसों इंशाल्लाह आपको वेबसाइट जो है ना कंप्लीट मैं सिखाऊंगा। तो सेकेंडरी डाटा के लिए जी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले तो। 1 मिनट दें जी, मैं स्क्रीन शेयर करूँ।
जी मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है जी आपको? जी सर आ रही है। जी आ रही है। जी अभी मैं आपको जी बताता हूँ जी सेकेंडरी डाटा हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डाटा बेसिकली ये होता है कि हमने खुद कोई जैसे ये फॉर्म बनाया है, ये प्राइमरी डाटा हो गया कि हमने डायरेक्टली एक रिसर्च की है। रिसर्च मेथडोलॉजी होती है कि रिसर्च के मेथड्स होते हैं जिसमें ये मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन करते हैं। तो प्राइमरी लास्ट टाइम हमने फॉर्म से डायरेक्ट कलेक्ट किया था, या उससे इंटरव्यूज हो सकते हैं क्लाइंट मुख्तलिफ लोगों के, उसमें फॉर्म फिलिंग हो सकती है, या फिर कुछ और टेक्निक्स हैं जिनके साथ आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ जगह से ऑफिस से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट से ले सकते हैं। तो आज सेकेंडरी डाटा की बात करेंगे। इसमें आपने खुद नहीं रिसर्च करनी होती, जो ऑलरेडी डाटा किसी ने कलेक्ट किया हुआ है या और कुछ वेज हैं उनके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ जी। अभी मिसाल के तौर पे हम अमेजोन पे चले जाते हैं जी, amazon.co.uk पे चले जाते हैं। ये हम डाटा कलेक्शन के लिए कर रहे हैं जी, डाटा कलेक्शन। अब मिसाल के तौर पे आपने किचन आइटम लॉन्च करना है, कि आपका प्लान है जी मैं किचन के आइटम्स में जाऊं और किचन का आइटम कोई लॉन्च करूं, जिसमें आप कोई चीज़ किचन की स्पून लिख लें जी, कोई किचन का मिक्सर लिख लेते हैं जी, किचन मिक्सर। आपका प्लान है जी ये मिक्सर लॉन्च करना है आपने, ये जैसे ये अमेजोन का बेसिक है, इस तरह का आपने मिक्सर लॉन्च करने का प्लान है। तो इसके लिए आप डाटा कलेक्शन करना चाहते हैं। तो ये आपने मिक्सर लिखा है अमेजोन पे, देखें बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास आ गए हैं, बहुत सारी कंपनीज के आ गए हैं। तो आपने एक मिसाल के तौर पे रेंज देखनी है, कितनी रेंज में जी आपने लॉन्च करना है। तो यहाँ पे देखें आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं जी। मेरा रेंज ये आपसे 20 से 30 की रेंज में आप लॉन्च करना चाहते हैं जी इस क्वालिटी का। तो ये आपके पास 20 से 30 की रेंज में सारे आ गए, मुख्तलिफ मिक्सर आ गए हैं जी। इसमें आप देखते हैं जी, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने रिव्यूज़ आए हुए हैं। ये इनके रिव्यूज़ हैं मिक्सर के। तो जिसमें देखें अच्छे, जिसमें ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे उनकी सेल भी डेफिनेटली ज़्यादा होती है। ये देखें इसका हमने देख लिया, इसके 4600 समथिंग रिव्यूज़ हैं। तो इसके रिव्यूज़ में चले जाते हैं हम। सी ऑल कस्टमर रिव्यू। तो इसके ऑल कस्टमर रिव्यू में जाके ये इसकी रेटिंग आ गई जी सारी। तो इसमें हम देखेंगे जी, सबसे पहले तो हम जो नीचे रेटिंग है ना, जो कम रेटिंग है, ये 2% कम रेटिंग वालों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और इन 2% कम रेटिंग वालों को हम देखेंगे ये, इसमें से हमने कमेंट पढ़ने शुरू करेंगे। ये पहला कमेंट पढ़ते हैं, ये कह रहा है जी आई बॉट टू ऑफ दीज, वन ऑफ दी एज ए गिफ्ट, दे बोथ ब्रोक ऑन द सेकंड यूज, आई हैव रिटर्न देम आफ्टर स्पीकिंग टू समवन एंड टुडे दे हैव चार्ज मी अगेन फॉर द आइटम डोंट बाय। तो वो ये रिकमेंड कर रहा है कि जी बाय ना करें, मैंने जो लिए थे तो ये दूसरे दिन ही टूट गए थे। तो ये हमने एक देखे, यहाँ से हमने एक चीज़ इसकी नेगेटिव चीज़ उठा ली और यहाँ पे हमने रख ली, नोट पैड में रख लेते हैं। दूसरा कमेंट पढ़ते हैं हम जी। इट्स लाइक आई एम ड्रिलिंग कंक्रीट इवन ऑन द लोएस्ट स्पीड, इट्स वे टू फास्ट एंड एग्रेसिव। अब ये वो बता रहा है जी आई एम ड्रिलिंग कंक्रीट, इसका मतलब है कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा है उसका, कि बहुत वो मतलब कि अग्रेसिव, बहुत फास्ट चलता है। तो एक हमने इसका जी दूसरी चीज़ इसकी नेगेटिविटी हमने उठा ली जी, ये इसकी नेगेटिविटी उठा कर ले गई। इस तरह जी हम तीसरे में चले जाते हैं जी। तीसरा रिव्यू हमने देख लिया जी इसका। ओनली लेटेस्ट a year and a half before motor packed it, until then it was perfectly serviceable, but a hand mixer need to last longer than that। ये कह रहा है जी हाफ ईयर मतलब 6 मंथ सिर्फ चला है, ये ज़्यादा चलना चाहिए था। इसके कहने का मकसद है जी वो मोटर इसकी ख़राब होगी, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट नहीं है। ये भी हमने इसकी एक नेगेटिविटी उठा ली।
उसके बाद ये नेक्स्ट हम रिव्यू देखते हैं आफ्टर ओनली 3 मंथ यूज। ये कह रहा है जी 3 मंथ के यूज के बाद वन ऑफ द मिक्सर नो फेल्स टू टर्न प्रॉपरली सो द मिक्सर इज यूजलेस। कि एक जो उसका वो कह रहा है ये जो लगते हैं हुकें इसकी लगती हैं अंदर, उसमें से एक नहीं लग रही उसके अंदर प्रॉपरली, तो ये यूजलेस हो गया। नेक्स्ट वाला जी हम देख लेते हैं। दीज आर ग्रेट while they are working however the whisk attachment broke within a couple of weeks। कह रहा है सिर्फ कपल ऑफ वीक्स में ही वो टूट गई है। इस तरह से हम एक तो ये अमेजोन पे देख लिया, इस तरह हम ईबे पे चले जाते हैं जी। ईबे पे चले गए। ईबे पे वैसे आइटम्स के ओवरऑल जो है ना रिव्यू नहीं मिलते इंडिविजुअली, लेकिन हम ट्राई करते हैं। किचन मिक्सर जी इसमें तो प्रॉपर नहीं दे रहा ये किचन वाले। एंड मिक्सर कर लेते हैं। ये देखें जी इसमें कुछ आ गए हैं जी मिक्सर। ये देख लेते हैं इसमें जी 36 प्रोडक्ट रेटिंग्स दी हुई हैं। इसमें भी हम ये जो कम वाली है ना वो देखेंगे। लोएस्ट फर्स्ट जो कम वाली है जी वो आ गई जी यहाँ पे। ये देख लेते हैं जो 1 स्टार है जी। लाइट वेट बट splatters this mixer looks great but it found when using it splatters everywhere no matter which bowl I used। तो ये कह रहा है जी जो भी मैं जिसके साथ भी यूज करता हूँ तो सारा जो है ना स्प्लिट इधर उधर कर देता है जी। अगला देख लेते हैं जी मैनुअली हैंड मिक्सर केम ब्रोकन। वो कह रहा है जी ये टूटा हुआ मिला था जी उसको। देखिए इसमें हमने मुख्तलिफ तरह के जो नेगेटिव रिव्यूज पहले हमने देख लेने हैं, इसके बाद हम पॉजिटिव भी देखेंगे इनके। कि ये हमने कम रेटिंग वाले देखे थे, अब हम 5 स्टार वाले भी इसी तरह देखेंगे। 5 स्टार वालों में भी इसी तरह हम जो है ये चीज़ें जो इन्होंने लोगों ने जो है ना बताई हुई होंगी कि उसकी खूबियाँ कौन कौन सी हैं। I initially bought a mixer on price, buying another household brand new, but I only needed to unpack the product to see that it was not a UK manufactured item. So I sent the one back and paid slightly more for a proven British प्रोडक्ट कैनवुड। तो इसने फिर भी 5 स्टार दिए हुए, इसने बाय किया और रिटर्न कर दिया। लेकिन इसने देखें लिया है फिर भी इसने 5 स्टार रिव्यूज भी दे के गया है। उसकी वजह होती है कि जी कस्टमर सर्विस, कि इन्होंने उसे कस्टमर सर्विस अच्छी दी होगी, इसे रिफंड दे दिया होगा टाइम पे और प्रोडक्ट वापस ले लिया होगा। तो फिर भी जो लोग ये लोग कस्टमर सर्विस भी देखते हैं, इवन के उसको हैसल हुई होगी थोड़ी, लेकिन अगर आप अच्छी कस्टमर सर्विस दें तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। दूसरे का देख लेते हैं। ये रियली लाइक दिस मिक्सर जस्ट व्हाट आई नीडेड फॉर ओकेजनली बेकिंग मिक्सर फोक्स आर बिट शॉर्ट। मतलब ये भी देखें एक नेगेटिव हमारे पास एक चीज़ आ गई है, तो इसके फोक्स जो हैं वो शार्ट हैं थोड़े। नॉट परफेक्ट व्हेन यू मिक्स इन द बिगर bowl wish they were a bit longer but will have to do। speed of the beaters can be easily quickened slowed mix well good value। अब ये इसने खूबियाँ बता दी हैं इसकी। इसमें हमने मुख्तलिफ तरह से जो आइटम हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, हमारा प्लान है, तो वो हम ऑलरेडी जो चीज़ लोग सेल कर रहे हैं वहाँ पे जाके हम उसके रिव्यूज़ देख लेंगे कि इसके रिव्यूज़ गुड हैं या बैड हैं। तो उसकी बेस के ऊपर जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ना, अगर जो बैड चीज़ें हैं तो हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ें हम ना लेके आएँ।
कि उनके ऊपर हम वर्क करें। जिससे हमने मैन्युफैक्चरिंग करवानी है उसको बताएं कि जैसे ये देखिए बार बार टूटने का प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रोकन के 3-4 इश्यूज हैं, कि हम अपने सप्लायर को ये बताएं कि आपने जो चीज़ प्रोवाइड करनी है वो ब्रोकन ना हो, कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करें उसके साथ। उसके बाद जी इसको हम पूरा मतलब कि मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाके इसी तरह हम रिव्यूज़ देखेंगे, या इसके बारे में हम गूगल के ऊपर जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। मुख्तलिफ मतलब कि जो ब्लॉगर्स होते हैं उन्होंने भी लिखा हुआ होता है। और अब हम एक मज़ीद बिजनेस की कुछ की रिसर्च करते हैं जी। गूगल मैप्स पे चले जाते हैं हम। गूगल मैप पे आ गए हैं जी हम। गूगल मैप पे अब मिसाल के तौर पे जी हमने रेस्टोरेंट जैसे ओपन करने की बात हुई है, तो हमारा प्रोग्राम है जी इंडियन रेस्टोरेंट ओपन करने का, कॉन्टिनेंटल फूड। यहाँ पे हम इंडियन रेस्टोरेंट सर्च कर लेते हैं, तो ये देखिए इंडियन रेस्टोरेंट आपको गूगल पे मिल जाएंगे। आपने जिस भी लोकेशन पे डालेंगे, जिस जगह पे आपने देखने हैं, यहाँ पर लोकेशन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं गूगल में, उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे जी। ये अब एक रेस्टोरेंट आपने लिया जी, रेस्टोरेंट हवेली, ये एक रेस्टोरेंट है जी यहाँ जी। इसके रिव्यूज़ हैं जी 735। तो इसको भी आप देखेंगे जी, इसके नेगेटिव रिव्यूज़ देख लेंगे, और उसके बाद इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ आप देख लेंगे, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी मैं ये आपको करके दिखाता हूँ जी। ओपन करते हैं, रिव्यूज़ में चले गए। लोएस्ट रेटिंग ऊपर ले आए जी। आफ्टर एन आवर एंड हाफ नॉट येट सर्व्ड, टू बैड नॉट टू गो बैक। 1 घंटे से ज़्यादा उनको टाइम हो गया, खाने नहीं मिल रहा उनको, वेटिंग में बैठे हुए हैं। वेरी एलिगेंट प्लेस, काइंड एंड पोलाइट स्टाफ, द सर्विस इज हाईली disappointing. I don't know if it is characteristics of the Indians, but they do exactly what they want by making by believe they understand and then इनको भी इसी तरह का इशू है जी। सर्विस जो है वो डिसअपॉइंटिंग है। We walked in and it was almost full. We asked for a seat for two, and after 20 minutes of no I see, no I prepare. Four enter without a reservation and make them sit, incorrect and also arrogant in responding rudely. इनको भी कस्टमर सर्विस का भी इशू है मेनली, कि उनको ट्रीट नहीं सही किया। It featured a comfortable, welcome environment. The staff is highly qualified and offer good hospitality. The customers who have arrived even among the new ones. रेटिंग इसने 1 दी है, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं नजर आ रही कि क्या बताइए इसने। नेक्स्ट देख लेते हैं, बैड, आई हैव नो वर्ड्स, सिंपली बैड। Wrong evening apparently because of Ramadan. Biblical expectations of two saucers meat menu. The first plate, a black flitter. Very good food but expensive in the opinion. ये पहले बंदे ने एक्सपेंसिव कहा है, बाकी जितने बंदों ने आपने रिव्यूज देखे हैं बाकी सब ने ऑलमोस्ट कस्टमर सर्विस के बारे में कहा है कि बिजी प्लेस थी, इन्होंने कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं दी। इसी तरह हम इनके गुड रिव्यूज भी देख लेंगे कि हाई रेटिंग वाले जो हैं उनमें वो क्या चीज़ कहते हैं कि जी क्या चीज़ें अच्छी है। इस तरह हम एक मतलब एक शीट बना लेंगे उनके ऊपर मुख्तलिफ रेस्टोरेंटों के, जैसे ये देख लिया जी हमने शाही तंदूरी देख लिया। तो जब हम ये एक परफार्मा बनाते जाएंगे, सारे क्वेश्चंस लिखते जाएंगे, तो इसका एक पूरा तरीका होता है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है, स्टैट, जिन लोगों ने स्टैट पढ़ी हो उनको इसका डिटेल में पढ़ा होता है, SPSS सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो जब हमारे पास बड़ा डाटा इकट्ठा हो जाता है, इस तरह हम कलेक्ट करते हैं डाटा,
कि सिमिलर जो क्वेश्चन है फिर हम वो लिख लेते हैं जी हमने कितने रेस्टोरेंट चेक किए थे, कितने लोगों को क्या इशू है, क्या क्या मतलब नेगेटिव सारे एस्पेक्ट लिख लेते हैं। उसके बाद जो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं फिर उनके बेस के ऊपर हम जब अपना रेस्टोरेंट हमने ओपन करना होता है तो उसकी बेस के ऊपर फिर हम चीज़ें लेके चलते हैं कि ये जो इश्यूज हैं ये हमें मतलब सॉर्ट आउट करने हैं हमने। वेरी डर्टी प्लेस, ऑलवेज स्मेल ऑफ बर्न्ट ऑयल, ट्रीट्स द स्टाफ बैडली एंड डज नॉट इवन पे हिम, ही आल्सो डज इलीगल वर्क। अब ये देखें जी वो मतलब खैर स्टाफ को पे ही नहीं कर रहे वो, कि स्टाफ को बैडली भी अगर आप ट्रीट करते हैं तो ये भी कस्टमर्स के लिए देखें एक बैड चीज़ है कि कस्टमर के सामने आप अपने स्टाफ को भी बैडली जो है ट्रीट ना करें। अब ये तस्वीरें भी बना के ले गए उनकी। The food is very good about this. I doesn't say anything but they don't accept card payment. अब कार्ड पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगी। They don't own the POS, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ही नहीं है उनके पास। तो अब ये भी देखें एक इशू है कस्टमर को कि हमारा जो रेस्टोरेंट होना चाहिए कार्ड पेमेंट हमें लेनी चाहिए। फूड इज गुड, द ओनली थिंग इज कंप्लेन इज दैट आई कुड नॉट पे बाई कार्ड। अब दूसरे कस्टमर को भी कार्ड का इशू है। तो ये देखें ये एक इशू है। इस तरह से हमें ये रिसर्च, मार्केट रिसर्च, हम ये सेकेंडरी रिसर्च है कि हमने खुद नहीं किया, ये ऑलरेडी जो डाटा अवेलेबल है हमारे पास हम उस डाटे को यूटिलाइज कर रहे हैं। जी मुताहर चौधरी साहब समझ आई आपको जी जो मैंने टेक्निक बताई है आपको जी, सेकेंडरी डाटा किस तरह से हमने लेना है? जी जी बिल्कुल सर, समझ आया। जी अब्दुल हनान साहब आप क्या कहेंगे? ये सब समझ आई है। मैं थोड़ा लेट हुआ, जीत भी आया था इससे थोड़ा लेट, मैंने गांधी में वीडियो देखी। जी ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, आप बाद में देख सकते हैं। सिंपली हमने ये बताया है कि आपने किस तरह से, जैसे अमेजोन पे चले जाते हैं, अमेजोन पे आपने कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है तो उस प्रोडक्ट के आप ऑलरेडी जो रिव्यूज़ हैं उन रिव्यूज़ को आप देखेंगे। पॉजिटिव रिव्यूज़ देखेंगे कि इस चीज़ में कौन सी खूबियाँ हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ देखेंगे। इस तरह गूगल मैप से मुख्तलिफ बिजनेस आप सर्च करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट है, कोई वकील है, कोई टीचर है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई एजेंसी है, तो आप उनके बारे में रिव्यूज़ देखेंगे लोगों के कि गुड रिव्यूज़ क्या हैं, बैड रिव्यूज़ क्या हैं। उनकी एक लिस्ट एक्सेल में बनाते जाएंगे, सारी लिखते जाएंगे सारा डाटा। और जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे एंड पे आप देखेंगे कि हमने कितने रेस्टोरेंट देखे, कितने रिव्यूज़ देखे। मिसाल के तौर पे आप बहावलपुर में आपने रिसर्च करनी है, बहावलपुर जी इसकी पॉपुलेशन देखेंगे कि आप इसकी पॉपुलेशन है जी 10 लाख है अंदाजन। तो 10 लाख में से आप जो है देखते हैं जी, हम आपने रेस्टोरेंट चेक किए जो गूगल के ऊपर 20 रेस्टोरेंट्स का आपने डाटा लिया। तो 20 रेस्टोरेंट्स का आपने डाटा लेके उसके बाद उनमें से आपने रिव्यूज़ देखने जी हमने कितने रिव्यूज़ लिए। तो फिर आप रिव्यूज़ देख लेंगे जी 20 रेस्टोरेंट में से आपने समझ लें 100 रिव्यूज़ देखे आपने मुख्तलिफ। 100 में से 50 आपने नेगेटिव देखे, 50 आपने पॉजिटिव रिव्यूज़ देखे। अब उन रिव्यूज़ में जो नेगेटिव चीज़ें आपके पास 50 रिव्यूज़ आएंगे उनमें कॉमन चीज़ें देखेंगे 50 में कि कौन सी कॉमन इश्यूज़ हैं। कुछ ऐसे होंगे कोई रियरली मतलब किसी किसी हुआ, लेकिन ज़्यादा काफ़ी सारे कॉमन चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे आपको 50 में से मेन जो बड़ी रीज़न है कॉमन जो 5 या 6 रीज़न मिलेंगे। और इसी तरह जो अच्छे रिव्यूज़ हैं उनमें भी 5-6 जो मेन बड़ी रीज़न हैं जो लोगों को पसंद आ रही हैं वो भी आपको मिल गई। तो अब आपने रेस्टोरेंट ओपन करना है तो आप देखेंगे कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो मैंने अपने रेस्टोरेंट में डेफिनेटली ऐड करनी ही करनी है क्योंकि वो तो ऑलरेडी सबके पास है। अब जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये मैंने इसमें ऐड करनी है अपने बिजनेस में। तो ये मैंने जो नेगेटिव चीज़ें हैं इनको मैं अपने बिजनेस में जब अपनी कंपिटेंसी ये बनाऊंगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ होगी तो मैं फिर इनकी बेस के ऊपर ही एडवर्टाइज करूंगा और मैं लोगों को ये बताऊंगा कि ऑलरेडी जो रेस्टोरेंट हैं मार्केट में उन सब में ये इश्यूज हैं, तो मेरे रेस्टोरेंट में ये इशू नहीं है। तो डेफिनेटली जो कस्टमर जो है आपके पास आएगा कि इसके पास ये चीज़ें नहीं है जो दूसरी जगह पे कस्टमर फेस कर रहे थे। तो ये एक तरीका होता है जी सेकेंडरी डाटे को यूज़ करते हुए अपना लॉन्च हमने सक्सेसफुल करना है। तो हम सिमिलर बिजनेसेस को देखते हैं जी। लेकिन सेकेंडरी डाटे का जो इशू है वो ये होता है कि जैसे आपने कुछ ऑलरेडी कुछ ऐसा लॉन्च करना है कि जिसका आपको मार्केट में डाटा अवेलेबल ही नहीं है, कोई नया आइडिया आप लेके आए हैं, कोई इनोवेटिव आइडिया है। तो इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए आपको सेकेंडरी डाटा जो है वो नहीं मिलता, फिर आपको दोबारा वही प्राइमरी रिसर्च करनी पड़ती है इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए। ये ड्रॉबैक है जी एक सेकेंडरी डाटा का कि ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहे हैं वो तो आप कर सकते हैं,
लेकिन जो नहीं है, इनोवेटिव आइडिया है, तो वो आपको फिर प्राइमरी डाटा ही कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये डाटा जो मार्केट रिसर्च की हम बात कर रहे थे, लास्ट टाइम भी मैंने डाटा के ऊपर ही बात की और आज फिर मैंने डाटा के बारे में ही बताया। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में फिर आगे बताता हूँ। ये डाटा तो हमारे पास सारा कलेक्ट कर लिया हमने, सारे हमने देख लीजिए, गुड थिंग्स भी देख ली, बैड थिंग्स भी देख ली। तो इसको हमने इकट्ठा करके जब पूरा डाटा अपने पास रख लेना है, तो फिर क्या करना है, किस लिए कलेक्ट करना है, मार्केट रिसर्च किस लिए कर रहे हैं। एक तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्च के लिए, कि कोई भी आपने नई चीज लॉन्च करनी है। दूसरी रीजन होती है कि लॉन्च आपने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन लॉन्च में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आप री मतलब री रिसर्च करते हैं मार्केट की, कि दोबारा से फिर आप एक दफा करते हैं कि देखें हम क्या ड्रॉबैक है, क्या वजह थी, या पहली दफा आपने रिसर्च अच्छी की नहीं, या आपने बगैर रिसर्च के ही काम शुरू कर दिया। तो आप प्रोडक्ट लॉन्च के बाद भी रिसर्च करते हैं कई लोग, कि अब हम देखें कि क्या वजह है, कि किस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है सक्सेसफुल नहीं हो रहा। तो वो जो ड्रॉबैक आपको फिर मार्केट में नजर आते हैं, आप उनको ओवरकम करते हैं और अपना जो प्रोडक्ट है उसको सक्सेसफुल करते हैं। और ये जब सारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा आपके पास, तो मेन 4 चीजें जो होती हैं जी, वो आपने इस डाटे के बेस के ऊपर देखनी होती हैं। ये 4 चीजें जो होती हैं जी, इसको स्वाट एनालिसिस कहते हैं। स्वाट एनालिसिस में जी SWOT। सबसे पहली चीज एस को देख लें जी, आपने डाटे की बेस पे आपने देखना है कि जो काम मैं करूंगा मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी, अगर मैं काम करूंगा तो मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है जी। दूसरी चीज जो है जी, स्वाट में W, वीकनेस, कि जी अगर मैं काम करूंगा तो मेरी वीकनेस क्या हो सकती है काम में। मिसाल के तौर पर जी, आप नया रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हैं, आपके पास अच्छा स्टाफ नहीं है, कि जी टेस्ट अच्छा नहीं, शेफ अच्छे नहीं है आपके पास, तो ये आप सोच सकते हैं कि जब मैं नया काम शुरू कर रहा हूँ तो मेरे पास अच्छा शेफ नहीं है, मुझे शेफ अच्छा ढूंढना पड़ेगा, ये आपकी वीकनेस हो सकती है। उसके बाद जी ओ, स्वाट का ओ से जी अपॉर्चुनिटी, कि अपॉर्चुनिटीज मुझे क्या मिलेंगी, कि आपकी लोकेशन अच्छी हो सकती है, या आपकी प्राइस जो है, या मार्केट में कस्टमर गैप बहुत ज्यादा है, मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, कि ऑलरेडी जो सर्विसेज नहीं मार्केट में दे रहे हैं, वो आप एक नई चीज लेके आते हैं, तो उन क्लाइंट को आप अट्रैक्ट करते हैं, कि अपॉर्चुनिटीज देखेंगे आप मार्केट में, कि ये इस चीज की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, खासकर जिस चीज में कंपटीशन कम हो जिस बिजनेस में, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली ज्यादा होती हैं। तीसरी चीज, लास्ट चीज जो है जी, चौथी चीज जो लास्ट है, थ्रेट। जो थ्रेट होता है जी बिजनेस का, ये थ्रेट इस तरह का होता है एक्चुअली, कि इंडिविजुअली नहीं देखते हम थ्रेट को। थ्रेट होता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री को पूरी को क्या थ्रेट है, कि कोई ऐसा काम जो ऑलरेडी खत्म होने वाला है, कि ये इंडस्ट्री ही खत्म होने वाली है, तो आप इस तरह की इंडस्ट्री में नहीं इन होंगे, कि ओवरऑल आप बिजनेस देखेंगे कि ये बिजनेस को ही थ्रेट है, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला। तो 4 चीजें ये आप देखेंगे जी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट थ्रेट ये डाटे की बेस पे जब आप रिसर्च करेंगे, तो उसके बाद फिर आपने जो है ना लॉन्च की तरफ जाना है जी। तो स्वाट एनालिसिस भी अगर कहेंगे तो डिटेल में भी हम जो है इसके ऊपर रख लेंगे लेक्चर, लेकिन ये बेसिक है, अक्सर लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा, आप देखेंगे सुना भी होगा। और स्वाट एनालिसिस के साथ एक होता है जी BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स जो है उसको भी कहेंगे तो किसी दिन डिटेल में रख लेंगे। BCG मैट्रिक्स में भी हमने ये स्वाट एनालिसिस ही मेन हमने डिटेल में देखना होता है, कि कौन से आइटम्स जो हैं हमने मतलब के करने हैं, किन आइटम्स में हमें प्रॉफिट हो सकता है ज्यादा, कि मेन उन हम लोगों ने कंपनी की स्ट्रेटजीज को देखना होता है, कि कंपनी जो BCG मैट्रिक्स का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में, कि हल्का सा, ज्यादा डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ, कि उसमें ये होता है मिसाल के तौर पे जो भी कंपनीज होती हैं काम कर रही होती हैं, कंपनी की अर्निंग किस किस जगह से आ रही होती है। कुछ कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत अच्छे सेल हो रहे होते हैं, जिनमें से प्रॉफिट आ रहा होता है। कुछ कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर रिसर्च चल रही होती है, कि वो नए आने होते हैं, फ्यूचर में आपने लेके आने होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि ये चीजें हम लेके आएंगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कंपनी में उनमें ना प्रॉफिट आ रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है, लेकिन उनकी बेस पे कस्टमर आते हैं आपके पास, और आप फिर कस्टमर दूसरी चीजें आपसे आगे बाय करते हैं, कि उन प्रोडक्ट को आप लेके चल रहे हैं विदाउट प्रॉफिट, कि ये देखें प्रॉफिट नहीं दे रहे लेकिन फिर भी लेके चल रहे हैं, चलो इनके साथ कोई और चीज भी तो कस्टमर लेते हैं नाम से। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जो आपको लॉस दे रहे हैं, कि ये आपको वर्थ नहीं कर रहे, इनमें से नुकसान हो रहा है, ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कंपनी ने क्विट करना होता है, उनको निकाल देना होता है, कि ये प्रोडक्ट जो हैं इनको खत्म कर दें। और जो मैंने एक प्रोडक्ट आपको बताया है कि अभी आपने फ्यूचर में लेके आने होते हैं, उनके ऊपर आपकी रिसर्च हो रही होती है,
तो उन प्रोडक्ट भी आगे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कुछ प्रोडक्ट उनमें से ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल होने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सक्सेस नहीं होने होते, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी मैनेजमेंट होती है ना, उनकी एक जिद होती है कि उन लोगों ने मार्केट रिसर्च भी नहीं की होती, कुछ भी नहीं किया होता, बस सिर्फ अपनी एक सोच के ऊपर जो है ना, ये करें हम, और वो चीज़ वो करनी शुरू कर देते हैं। और फिर बाद में स्टाफ जो है सारा, आपकी मार्केटिंग टीम है, आपकी ऑपरेशनल टीम है, रिसर्च टीम है, चाहे वो जो मर्जी कहते रहें, तो जो मैनेजमेंट है ना, उसके ऊपर बस वो सारा उड़ा के बैठी होती है कि इसको हमने सक्सेसफुल करना है। तो जो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं उनको सबसे पहले क्विट कर देना चाहिए कि मैनेजमेंट ने काम कहा है, वो पंगा लिया हुआ होता है। तो मेन हम लोगों ने वो प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया कि ऐसे होते हैं जिनमें ना प्रॉफिट ना लॉस हो रहा होता है, उनको देखना होता है कि उनको हम प्रॉफिट में किस तरह कन्वर्ट करें, कि ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या टेक्निक्स यूज करें कि इनमें से थोड़ा प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, या इनको कैसे हमने कब क्विट करना है कि ये लॉस में ना चेंज हो जाए, कि आस्ता आस्ता स्लो स्लो ये चीज़ें लॉस की तरफ जा सकती हैं। तो उसके ऊपर आपने नज़र रखनी होती है। और जो प्रोडक्ट आपके कामयाब जा रहे होते हैं, ज़्यादा फोकस आपका उनकी तरफ होता है कि जो करंटली आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे होते हैं। और मेन चीज़ आपने ये भी नोट करना होता है कि ये प्रोडक्ट भी कब ऑफलाइन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एवरी डे क्लाइंट्स की नीड्स चेंज होती रहती हैं, और क्लाइंट्स की नीड्स के हिसाब से जो है ना प्रोडक्ट चेंज होता रहता है। जैसे अभी कुछ साल पहले देख लें जी, नोकिया के जो फ़ोन थे वो टॉप पे थे, आप उनको मतलब कि बटन वाले फ़ोन थे, आस्ता आस्ता आप देखें बटन वाले फ़ोन कोई बंदा लेना ही नहीं चाहता, अब टच फ़ोन की तरफ चले गए हैं सारे लोग। इस तरह लैपटॉप की तरफ आ गए हैं, डेस्कटॉप फ़ोन की तरफ। टेक्नोलॉजी में ये चीज़ें मतलब ज़्यादा क्लियर होकर नज़र आती हैं। लेकिन इवन इस तरह की चीज़ें मेडिसिन में भी होती हैं कि कई सारे डॉक्टरों के पास भी कई सारी चीज़ें होती हैं कि पहले कुछ चीज़ों के लोग इलाज ज़्यादा करवाते थे, फिर आस्ता आस्ता जिस तरह लोगों की एजुकेशन बढ़ जाती है, तो फिर कई सारी चीज़ें जो हैं वो लोग डॉक्टरों के पास भी जाना छोड़ देते हैं। अब खासकर जैसे एक मैं मिसाल देता हूँ कि अभी यंगस्टर्स में देखें बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ आना शुरू हो गई है। पहले ये इतना ज़्यादा इशू नहीं था यंगस्टर्स में। तो अब जो कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो ऐसी मेडिसिन पे काम कर रही हैं कि जो टीनेजर के लिए भी अच्छी हों, कि उनके जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको भी वो मेडिसिन मतलब कि दी जा सके। एक एज तक होता है मेडिसिन मतलब कि दी जा सकती है, कुछ मेडिसिन कम एज के लोगों को नहीं दी जा सकती। तो ये मार्केट रिसर्च जो है हर तरह की कंपनीज में कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये इसको R&D डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो छोटी कंपनियां होती हैं उनमें तो R&D डिपार्टमेंट नहीं होता। जो बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट लगा लें, एप्पल लगा लें, तो इन कंपनी में प्रॉपर आप देखेंगे एक पूरा डिपार्टमेंट है R&D का। जैसे हमारे कंट्री में कंसिडर किया जाता है मेनली 4 डिपार्टमेंट्स या 5, लेकिन अभी दुनिया में समझ लें 6 डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं। हमारे कंट्री में जो मेन डिपार्टमेंट हमारे चलते हैं जी, हमारे जो मेन डिपार्टमेंट चलता है मैनेजमेंट, उसके बाद अकाउंटिंग, उसके बाद फिनांस और मार्केटिंग। ये 4 जो हमारे डिपार्टमेंट हैं हमारे लोकली आम कंपनीज में फॉलो किए जाते हैं। जिनमें ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं उनमें 5वां डिपार्टमेंट HR का भी होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें 6ठा डिपार्टमेंट R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है। तो बाहर जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी उनमें तो है, लेकिन पाकिस्तान में अभी ये ट्रेंड कम है ये कंपनीज में। लेकिन ये बहुत ज़रूरी डिपार्टमेंट है R&D का, कि आप अगर साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो बंद हो जाती हैं, नोकिया जैसी, अगर R&D नहीं होगा आपके पास। तो इसके ऊपर रेगुलर जो मार्केट रिसर्च है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस का, कि बिजनेस स्टार्ट करने में भी आपको हेल्प चाहिए होती है, और जब आप बिजनेस रन कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो फिर भी आपको लाजमी जो है R&D डिपार्टमेंट चाहिए। तो इसमें कोई क्वेश्चन है जी रिसर्च के बारे में मजीद तो आप तो पूछ सकते हैं जी, किसी का क्वेश्चन कोई? सर आपके हिसाब से कौन सी ना यानी कि ये रिसर्च फिर ठीक रहती है, प्राइमरी या सेकेंडरी? मुझे तो लगता है ये सेकेंडरी ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी शामिल होता है, इसमें हमें कॉस्ट भी नहीं लगती, इसमें टाइम भी ज़्यादा बचता है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी देखिए, सेकेंडरी मैंने जैसे बताया आपको कि जी सेकेंडरी जो होता है वो हम कर सकते हैं उन बिजनेसेस में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज हैं जैसे वहाँ पे हम यूज ही नहीं कर सकते, वहाँ तो फिर हमें प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि हमने जैसे कंपनीज के साइज के बारे में लास्ट टाइम बात हुई थी कि कंपनी का साइज कितना बड़ा है, उनका लॉन्च कैसा है, उनकी बजटिंग कितनी है। तो जिन लोगों की बजटिंग कम है, लॉन्च छोटा है, उनके लिए तो सेकेंडरी डाटा बेस्ट है। लेकिन जिन लोगों ने लॉन्च बड़ा करना है तो उनको सेकेंडरी भी करना पड़ता है डाटा कलेक्ट, और साथ उनको प्राइमरी रिसर्च भी करनी पड़ती है। फिर दोनों को वो टुगेदर इकट्ठा यूज करते हैं वो डाटे को।
जी सर वो तो कर सकते हैं, जैसे अब हम अमेजोन के ऊपर लॉन्च करते हैं पीएल का या होलसेल का, तो फिर जी हम तो नहीं प्राइमरी कर सकते हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा, फिर उसके लिए बजट भी ज़्यादा होगा, तो फिर हम तो ऐसे ही ये सेकेंडरी करते हैं, रिव्यूज देख लिए या और कोई मार्केट से जाकर कोई चीज़ उसके बारे में रिसर्च कर ली यूएसए में या यूके में, तो बस दैट्स ऑल। देखें, आप अमेजोन के लिए प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा तो आपके पास फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ जैसे मैंने आपको फार्म वाली टेक्निक बताई है प्राइमरी डाटा वाली, तो वो आप साथ कर सकते हैं। जैसे आपकी अपनी ईमेल लिस्ट देखेंगे तो वो आपकी कितनी होगी, तो इस तरह से आप मुख्तलिफ तरह के ना छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन, कोई छोटी सी आपने अपनी वेबसाइट पे लगा दी, उसको डाउनलोड करने के लिए साथ आपने ईमेल कलेक्शन के लिए लगा दी कि सब्सक्राइब करें और उसके बाद आपको जी ये चीज़ मिलेगी। तो आप इस तरह के फिर जो परफॉर्मे होते हैं ना, ये ईमेल लिस्ट में आप भेज देते हैं। आपको अगर 50-100 बंदा भी रिस्पॉन्स कर देता है तो उसमें आपको काफ़ी सारे जो है आंसर मिल जाते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो आप अमेजोन के लिए भी साथ छोटे लेवल पे जो है ना प्राइमरी डाटा जो फ्री ऑफ कास्ट, जिस पे ज़्यादा खर्चा ना है, वो कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फेसबुक के मैंने ग्रुप्स बताए थे कुछ, के ग्रुप्स के अंदर वहाँ पे ऑप्शन होती है कि क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं, तो वो छोटे छोटे पोल्स जो हैं वो आप कर सकते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी सारे आंसर मिल जाते हैं कि प्रॉब्लम्स के बारे में लोग बता देते हैं। जी सर। जी मजीद है जी किसी का कुछ क्वेश्चन? ठीक है जी, मैं फिर आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था आज हमने वो डिस्कस करना था, लेकिन हम डाटा के बारे में ये, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें थी कुछ जो लास्ट लेक्चर में मिस हो गई थी, तो वो मैंने बताना ज़रूरी समझा आपको। मैं जी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ दोबारा। वेबसाइट के बारे में जी किस किस को जी बेसिक्स का पता है, थोड़ा बता दें मुझे। वेबसाइट के बारे में क्या जानते हैं आप जी? सर वेबसाइट के बाद इतना ही पता है कि ओपन कर लेते हैं कोई, बस इसके अलावा नहीं पता। हम तो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, तो इससे ज़्यादा तो हमें कुछ नहीं पता वेबसाइट, आप शुरू से लेकर चलेंगे। जी ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ जी वेबसाइट में मेन चीज़ जो होती है जी वो क्या होती है। सबसे पहले तो जी वेबसाइट का जो होता है नेम जो होता है, वेबसाइट का नाम जो है सबसे पहले आपने देखना होता है जी। इसमें नेम जो हम लेते हैं वेबसाइट का, वो हम लेते हैं रजिस्ट्रार से। रजिस्ट्रार बहुत सारे हैं दुनिया में, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो नेम प्रोवाइडर हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे नेम प्रोवाइडर मिल जाएंगे। तो जो वेबसाइट का नाम होता है ना, ये यूनिक होता है कि आपने कोई भी नेम, एक ही नेम से दो वेबसाइट नहीं हो सकती। ऐसे तो हो सकता है कि जैसे नेम डॉट कॉम है, नेम डॉट को डॉट यूके हो, या नेम डॉट पीके हो, ये हो सकता है। लेकिन जो आगे ये यूज होता है ना डॉट के बाद कॉम या पीके या यूके या आईटी या कंट्री के हिसाब से, तो वो नहीं हो सकता सेम। अब हम मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं जी, मैं चाहता हूँ जी मैं अमेजोन खोल लूँ नया एक, जैसे अमेजोन की वेबसाइट बड़ी चल रही है, तो मैं एक और अमेजोन खोल लूँ। मैं सर्च करता हूँ जी अमेजोन अवेलेबल है या नहीं। ये नेम डॉट कॉम वेबसाइट है जी, ये सर्व रजिस्ट्रार है जो नेम प्रोवाइड करता है। तो इसने मुझे ऑप्शन दी है जी, ये कह रहा है जी अमेजोन डॉट कॉम तो क्योंकि नहीं है, तो आप अमेजोन डॉट फीडबैक ले लें। तो ये बल्कि अमेजोन भी नहीं है, अमेजोन अमेजोन डॉट फीडबैक ले लें। ये कितने की है जी? 700 पाउंड की है। उसके बाद ये कह रहा है जी फीमेल डॉट डिस्काउंट, इसका तो कोई रेलिवेंस ही नहीं बन रही, इसको मैं क्या करूँ लेके। उसके बाद जी ये अमेजोन, अमेजोन समझ लें ऐसी कंपनी है जिसने अपने नाम के साथ रेलिवेंट भी सारे ऑलमोस्ट नेम बाय करके रखे हुए होंगे, इतनी बड़ी कंपनी है। आपको उसके रेलिवेंट नेम भी नहीं मिल रहे। तो अभी हम कोई और कंपनी देख लेते हैं, कोई छोटी कंपनी। जी कोई नाम बताएं जी, किसको चेक करें? अलायंस लिखें सर। ALLIANCE, ठीक है जी। जी सर। ये डॉट कॉम वो कह रहा है जी अवेलेबल नहीं है। अलायंस डॉट लाइव अवेलेबल है, अलायंस डॉट प्रो अवेलेबल है। ये प्रो की भी प्राइस बहुत ज़्यादा है, ये प्रीमियम डोमेन है। जो प्रीमियम डोमेन होते हैं वो महंगे होते हैं, मतलब जो प्रीमियम होते हैं ये ऑलरेडी किसी ने नेम बाय किए हुए होते हैं, वो रीसेल कर रहे होते हैं। जैसे ये देखें जी अलायंस
डॉट लाइफ है, ये 2 समथिंग की है सिर्फ, और ये देखें 1000 की है, ये 2100 की है, क्योंकि ये प्रीमियम है दोनों, ये इनके साथ देखें प्रीमियम लिखा हुआ है। ये भी एक प्रीमियम है, ये अलायंस डॉट ऑनलाइन, ये प्रीमियम है, जो 50,000 पाउंड की कोई सेल कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ, ये बिजनेस भी है लोगों का, कि जो अच्छे नेम्स हैं वो बाय करके रख लेते हैं और बाद में रीसेल करते हैं ज़्यादा प्राइस पे। तो अलायंस भी जो है जी, उसके भी कोई अच्छा कोई मतलब नेम अवेलेबल नहीं है अलायंस के साथ भी। अलायंसेज डॉट वीडियो, अलायंसेज डॉट बस, इस तरह के नेम ये अवेलेबल मुताहिर प्लीज आप माइक अपना ऑफ करें। जी। अपना माइक जी ऑफ कर दें, जब बात करनी हो तब ऑन कर लिया करें। जी हम और कोई नाम बताएं जी, कोई और नाम चेक करवाना तो जी। सर लिखे हैं हटपट लिख लें। नहीं सर, HUTTPUTT HUTT PUTT। HUTTPUTT जी, ये अवेलेबल है जी। HUTTPUTT.com, ये सर्च इज अवेलेबल, ये 875 का मिलेगा। इसमें जी देखें आगे .com भी अवेलेबल है, .net भी अवेलेबल है, ORG भी अवेलेबल है, इन्फो भी, ये चारों नाम लेंगे आपको तो ये 24 समथिंग में मिल जाएंगे आपको। तो ये जो नेम होता है जी, इसको हम कहते हैं जी डोमेन। आपने अक्सर सुना होगा ये वर्ड जी पहले भी, डोमेन का। जी सर सुना है जी इसको जी क्या कहने लगे थे? एक ही चीज होता है ना जी सॉरी, समझ नहीं आई आपकी। मैं कहा डोमेन और URL एक ही चीज होता है। देखिए URL हम बोलते हैं जो एड्रेस में, जैसे हमने ये लिखा है ना जी HTTP, ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं, मतलब कि करके ले जाते हैं, तो ये एड्रेस को एक्चुअली URL हम बोलते हैं। तो जो एड्रेस है उसका, पूरे एड्रेस को हम आप बोल देते हैं लिंक, जैसे कह दें कि लिंक या URL को एक चीज कह सकते हैं। लेकिन जो नेम है वेबसाइट का, मतलब डोमेन है ना, वो समझ लें डोमेन नेम, तो वो सिर्फ ये समझ लें हॉटस्पॉट, ये उसका डोमेन नेम है। ये सिर्फ इतना इतना कह देंगे, ये उसका डोमेन नेम ये है। ये ओपन करें जैसे, तो ये अब अगर साथ HTTP लग गया पूरा, तो ये उसका एक लिंक हो जाएगा ना, पूरा उसका URL बन जाएगा। सिमिलर ही समझ लें बस, जैसे एक ही मीनिंग में वैसे लोग यूज करते हैं इसको। ये www ये क्या चीज होती है सर? ये जी www जो है जी वर्ल्ड वाइड वेब, इसके लिए जो एक सिर्फ जो है ना हर वेबसाइट के साथ ये शुरू में जो लगता है कि www एक इंटरनेट का समझ लें, एक साइन उन्होंने बनाया हुआ है कि इंटरनेट के नेम के लिए जो है ना, कि जी सारी ही समझिए www से ही स्टार्ट होती हैं। ये नेम के शुरू में ये प्रोटोकॉल है एक तरह का। ये जी नेम के बारे में आपको पता चल गया होगा जी। जो भी वेबसाइट आपने बनानी है, सबसे पहले आपने उसका नेम जो है बाय करना है, जिसको डोमेन कहते हैं। ये सबसे जरूरी चीज है सर डी के सर प्लीज DK के साथ चेक करें। DK के साथ? हाँ शॉर्ट है बहुत। DK ओनली? DK.video अवेलेबल है जी। दानिश खान साहब अपनी वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं लगता है। DK नॉट DK.com इज नॉट अवेलेबल। DK.video जो है ये 108 समथिंग है। ठीक है जी। ये जी मैं आपको बताने लगा था जी, लेक्चर का टाइम भी खत्म हो रहा है, तो छोटा सा मैं बता देता हूँ। तो ये एक तो जी डोमेन हो गया, ये देखें लिखा हुआ है जी माई डोमेन। जब आप ले लेते हैं तो लॉगिन बनेगा, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। जैसे ये ऐड टू कार्ट कर लिया आपने बाय करने के लिए, तो उसके बाद ये कार्ट में चले गए और कंटिन्यू टू चेकआउट। चेकआउट पे अगर आप ऑलरेडी क्लाइंट हैं तो फिर आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी नहीं है तो आप जो रजिस्टर कर लेंगे। इसमें एक जी होती है जी एडवांस सिक्योरिटी प्राइवेसी, तो अगर आपने ये भी साथ लेनी है प्राइवेसी, तो उसके अलग से चार्जेस हैं। यहाँ इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, सिर्फ आप नेम ले लें।
नेम के बाद आप इसमें लॉगिन बन जाएगा, लॉगिन। यहाँ पे आपका अगर नाम है तो उसको आप लॉगिन के तौर पे यूज़ कर लेंगे, और उसके बाद अब ये बाय हो जाएगा। मतलब सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो आपने name.com या कोई और बहुत सारी वेबसाइट है, namecheap.com, बहुत सारी अवेलेबल हैं, जो नेम सर्वर जिनको बोलते हैं जी, नेम सर्वर भी बोलते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रार भी बोलते हैं। यहाँ से आपने वेबसाइट ले लेनी है। उसके बाद वेबसाइट जब आपने बाय कर ली तो दूसरी चीज़ आपने क्या लेनी है, दूसरी चीज़ होती है जी डोमेन नेम के बाद होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है जी, होस्टिंग होती है जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है। तो होस्टिंग की ये एक अच्छी कंपनी है जी, गो डैडी। गो डैडी ये होस्टिंग प्रोवाइडर है जी एक। तो ये मुख्तलिफ इनके पैकेजेस होते हैं, डोमेन नेम भी ये देते हैं, होस्टिंग भी देते हैं। तो इनके आप पैकेजेस देख सकते हैं कि कौन सी मुझे पैकेज जो है ना सही रहेगा। तो आप सस्ता पैकेज जो हो वो ले सकते हैं। डी खान कर लेते हैं जी, डीके से। ये जी डी खान .co.uk अवेलेबल है, .uk अवेलेबल है जी 199 का। डी खान .co.uk.com अवेलेबल नहीं है। डी खान .tech अवेलेबल है, .online अवेलेबल है। तो अब हम ये देख लेते हैं, मेक इट यूर डी खान .co.uk। कंटिन्यू कार्ड कर लेते हैं जी। गो डैडी भी नेम प्रोवाइड भी करता है। फुल डोमेन प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जी हमें प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में कुछ खास नहीं होता, सिर्फ यही होता है कि आपका नेम वो हाइड कर देते हैं, किसी को शो नहीं करते, तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती प्रोटेक्शन की। इसके बाद ये पूछ रहा है जी आपको साथ मैचिंग डोमेन का पूछ रहा है। क्रिएट एन ईमेल एड्रेस चाहिए आपको इसके साथ। तो ईमेल एड्रेस भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ना लेना चाहें तो ना ले। वैसे डोमेन में ईमेल एड्रेस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है जब आप होस्टिंग लेते हैं वहाँ पे जाके। एक और कंपनी है जी काफ़ी मशहूर, ब्लू होस्ट के नाम से। ब्लू होस्ट ये भी होस्टिंग की कंपनी है जी, एक मशहूर कंपनी है। तो इनकी होस्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। ये देखें जी, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, ये चीप होती है थोड़ी। डेडिकेटेड होस्टिंग जैसे मैं बताने लगा था आपको जी, होस्टिंग जो होती है जैसे बताया आपको कि ये ऐसी चीज़ होती है होस्टिंग जहाँ पे आपका वेबसाइट का डाटा स्टोर होता है, कि आपने जो भी फाइलें, जो भी पिक्चर्स, जो भी जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं हम, तो ये किसी जगह किसी पीसी में ये सारा डाटा स्टोर हुआ होता है जहाँ से हमें एक्सेस होता है। ये देखें इनके जी पैकेज हैं, पर मंथ मुख्तलिफ होस्टिंग के पैकेज हैं। और सॉरी एक चीज़ और बतानी भूल गया था, जो डोमेन होता है उसके एवरी ईयर आपको पैसे रीन्यू के लिए पे करने पड़ते हैं। आप जो वेबसाइट का नेम है हर साल आपने जो रजिस्ट्रार है उसको पैसे पे करने होते हैं। इस तरह जो होस्टिंग है उसके भी आपने हर साल पैसे पे करने होते हैं, कि एवरी ईयर जो है उसको आप रीन्यू करवाते हैं। तो जैसे ये पैकेज मैंने दिखाया आपको, ये 2 समथिंग का पैकेज है जी, छोटा पैकेज है। इसमें आप एक वेबसाइट कर सकते हैं, 10 GB स्टोरेज कर सकते हैं, कस्टम थीम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए 20 GB डाटा है, इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट है। ये 533 का पैकेज है। तो ये मुख्तलिफ पैकेज होते हैं, आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने कस्टमर के मुताबिक, डाटा के मुताबिक आपने साइज लेना होता है वेबसाइट का। तो उसकी बेस पे फिर आपने वेबसाइट स्टोर करनी होती है। सबसे पहले डोमेन, उसके बाद होस्टिंग, ये 2 चीज़ें होंगी। तो फिर तीसरी चीज़ जो है फिर आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है। तो डिज़ाइन आप खुद भी कर सकते हैं और किसी डिज़ाइनर से भी करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही जी, डोमेन और होस्टिंग। और कल इंशाल्लाह फिर मैं आपको मज़ीद जो है ना बताऊंगा वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में, कि हमने वेबसाइट स्टोर कैसे करनी है। कि जब दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी, डोमेन और होस्टिंग, तो फिर हमने स्टोरेज मतलब वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करनी है। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन और डोमेन और होस्टिंग के बारे में तो पूछ लें जी। सर इसका कोई प्रैक्टिकल भी हो सकता है कि आप खरीद के दिखा दें? तो जी मैंने आपको खरीद के दिखाई तो है, सिर्फ वो आगे वो लॉगिन नहीं करना है आपने। अभी इसके आगे सर और क्या है? ये इसका आगे ये वेबसाइट डिजाइन और बस ये इतना ही काम होता है इसके अंदर के? देखिए मैंने आपको लॉगिन जब करके दिखाया, उसके आगे वो ऑप्शन दे रहा था ना लॉगिन के, उसमें मैंने अपना यूजर नेम और डालना है, आपने जो बैंक कार्ड से पेमेंट करनी है आपने, तो आप बाय कर लेंगे।
ऐसे वो $5 $10 जितनी प्राइस है वो बाय कर लेंगे आप। अगर खुद नहीं बाय कर सकते, कार्ड नहीं है किसी के पास, तो वो आप जिससे आपने वेबसाइट डिजाइन करवानी है, जो डिजाइनर है तो उनके पास होते हैं। जैसे हमारी एजेंसी है मानोज लिमिटेड के नाम से, तो हमारे पास वहाँ भी एक्सेस है। उसके बाद बी प्लैंड है भावलपुर में हमारी एजेंसी, वहाँ भी हमारे पास होस्टिंग प्रोवाइडर भी हैं, हम डोमेन प्रोवाइडर भी हैं कि आप डायरेक्टली हमसे नेम भी बाय कर सकते हैं, होस्टिंग भी बाय कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, नॉर्मली नेम जो कास्ट होती है, जो कंपनी जो हम आपको डायरेक्ट आपके नाम का ही लॉगिन आपको कहते हैं कि आप बना लें, पेमेंट हम अपने कार्ड से कर देते हैं, तो वो रीन्यू जब होता है तो एवरी ईयर रीन्यू करवा के दे देते हैं आपको। जो होस्टिंग होती है वो हमारे पास रीसेलर पैकेजेस होते हैं, मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों के साथ हमारा कंट्रैक्ट है, तो उसमें हम आपकी वेबसाइट स्टोर करवा देते हैं। इंटरनेशनली जैसे आपने देखा है जी, ये £2 का पैकेज है, उसके बाद 5 का है, 10 का है, तो इसी तरह हम भी जो है पैकेजेस देते हैं। ये £2 वाला समझ लें, अगर आप लेते हैं तो ₹500 ऑलमोस्ट बनता है पर मंथ। तो ₹500 पर मंथ के हिसाब से आपका ₹6000 साल का बनेगा। तो हमारी होस्टिंग भी 6000 से स्टार्ट होती है कि ₹6000 से हम होस्टिंग दे देते हैं आपको, साल के बाद आप रीन्यू करवाएंगे। और जो डोमेन है जैसे आपने देखा $8 का है, तो ये तकरीबन 2200 से ₹2500 बनता है। तो हमारा भी पैकेज इतने का, ये 2200-2500 का आपको नेम आता है। मतलब अगर आपने वेबसाइट बनवानी है स्टार्ट में, आपको ऑलमोस्ट 8 से 9000 रुपया लगेगा आपका नेम और डोमेन पे, नेम डोमेन और साथ होस्टिंग पे। तो आपका ये 1 साल कवर होगा इसमें। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर आपको सेम चार्जेस फिर पे करने पड़ेंगे। और जो हमारा डिज़ाइनर है वेबसाइट डिज़ाइन, वो आपको करके देंगे। तो उसके पर डिपेंड करता है असल में आपने टूल्स कितने ऐड करने हैं, वेबसाइट कितनी बड़ी है, ये मैं कल इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा। वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो बेसिक वेबसाइट है, वर्डप्रेस एक टूल है जिसके ऊपर आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो उसके कल मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कहाँ कहाँ पे आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। शॉपिफाई है, उसके बाद वेब मिक्स है, वर्डप्रेस है, और भी काफ़ी सारे टूल हैं जहाँ पे आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी हैं जो लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे आपको प्रोग्रामर होना पड़ता है, जैसे HTML है, उसके बाद PHP है, उसके लिए प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ती है। तो आप जो बगैर प्रोग्रामिंग वाली वेबसाइट है वो खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, या बेसिक स्किल्स के साथ आप काम कर सकते हैं। तो बेसिक स्किल्स हमने आपको सिखानी है, लेकिन आपको एक्सपर्ट टाइप की वेबसाइट चाहिए होगी तो उसके लिए फिर आपको डेवलपर चाहिए होता है। जी मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। मजीद कुछ है पूछना तो जी पूछ लें। यस सर, डोमेन को आपने बताया कि ये उसका वेबसाइट का नेम जी होस्टिंग, सर इसका एक बार दोबारा बता दीजिए। जी होस्टिंग ऐसी होती है जैसे कोई भी वेबसाइट है ना, जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देखते हैं मिसाल के तौर पे, जी माइक अपने अपने ऑफ कर दिया करना बात करके। जैसे वीडियो देखते हैं आप कोई भी यूट्यूब के ऊपर, तो वीडियो देखें आपके सेल फोन में, मिसाल के तौर पे आपने जो भी वीडियो है तो वो एक सेल फोन के अंदर पड़ी होती है या आपके लैपटॉप के अंदर पड़ी होती है, स्टोर होती है तो वो चलती है। इस तरह यूट्यूब की जो वीडियोज हैं वो किसी जगह पे स्टोर हुई होती हैं, जहाँ से वो एक्सेस लेके हमें प्ले करके दिखा रहे होते हैं। तो वो स्टोर कहाँ पे हुई होती हैं, वो हुई होती हैं बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं इन कंपनीज के। जैसे आप डिटेल में जाएंगे ना, फेसबुक का कुछ दिनों पहले फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया था, तो फेसबुक एक्सेस नहीं हो रही थी, व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा था। तो वो जहाँ पे उन्होंने डाटा स्टोर किया हुआ था ना, वहाँ पे उनका कोई इशू आ गया था। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं और बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क होती हैं जिनमें अनलिमिटेड डाटा स्टोर हो सकता है। तो वहाँ पे इन्होंने ये सारा डाटा, जैसे यूट्यूब पे करोड़ों वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो सब वीडियोस का डाटा वहाँ पे स्टोर किया हुआ होता है। तो जहाँ पे आपकी वेबसाइट का डाटा पड़ा होता है ना, तो उस चीज को कहते हैं आप होस्टिंग। तो आपने किसी कंपनी से ये बाय करनी होती है होस्टिंग प्रोवाइडर। जो होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं उनके बड़े बड़े जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो 24/7 चलते रहते हैं, कभी ऑफ नहीं होते। तो जैसे आपका लैपटॉप है, अब इसको होस्टिंग सर्वर भी बना सकते हैं अगर आप खुद चाहें, तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, रजिस्ट्रेशन होती हैं, वो करवानी पड़ती हैं। लेकिन फिर आपको 24/7 अपना लैपटॉप ऑन रखना पड़ेगा ताकि आपकी वेबसाइट हर जगह पे एक्सेस हो। तो बेटर ऑप्शन ये होती है कि जो ऑलरेडी होस्टिंग प्रोवाइडर बड़ी बड़ी कंपनियां, हम उनसे डाटा बाय कर लें। और जैसे मैंने आपको दिखाई है, अभी पैकेज दिखाए हैं 2-3 रिसेंटली, एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। तो उसमें देखें बताया था उन्होंने कि कितना डाटा आपको चाहिए वेबसाइट के लिए। ये पैकेजेस मैं आपको दिखा रहा था, देखें ये प्राइसेस हैं और ये दे रहे हैं डाटा, 10 GB डाटा दे रहे हैं आपको होस्टिंग, ये 20 GB दे रहे हैं, ये 40 GB दे रहे हैं, और ये 100 GB दे रहे हैं। तो ये होस्टिंग आप जो बाय कर रहे हैं एक्चुअली उनसे स्पेस बाय कर रहे हैं आपके, हमने जो डाटा स्टोर करना है हमें उसके लिए स्पेस चाहिए। तो जहाँ पे आप डाटा स्टोर करते हैं उस स्पेस को हम कहते हैं होस्टिंग।
जी मुताहर चौधरी साहब, आपका कोई सवाल है? नहीं सर, आज के लिए ये समझ आ गई है सर। ठीक हो गया जी। और उसके बाद जी कौन सवाल कर रहा था जी? अब्दुल हनान साहब का कोई सवाल है तो जी बता दें जी। ठीक हो गया जी। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो वेबसाइट बनाने के लिए यूज होते हैं, कौन से हैं जिनके लिए आपको प्रोग्रामिंग चाहिए, कौन से हैं जिनमें आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए। आप बिल्कुल अगर कहते हैं कि जी मुझे कुछ नहीं आता, तो आप फिर भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह कल आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप अपनी एक वेबसाइट जो है बना सकते हैं, या अगर बना ना भी सकें, खुद ना भी बनाएं, किसी से बनवाएंगे भी, तो कम से कम आपको मैनेज करने का पूरा तरीका आ जाएगा, वेबसाइट मैनेज कैसे करते हैं। ठीक हो गया जी। सर ओके मेरा जी। एक क्वेश्चन है सर। जी नदीम अजमल साहब क्या कह रहे हैं जी? सर वैसे तो मैं ना अमेजोन होलसेल कर रहा हूँ, तो मैंने जी आपकी पहले कोई वीडियो देखी थी, तो आपने कहा था कि साथ साथ ये मार्केटिंग भी शुरू करें। जी आज जो मैंने सुना है लेक्चर, ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले एक लेक्चर भी नहीं देखा आपका। तो मैं जी कल से शुरू आपसे शुरू करूंगा आपका लेक्चर देखना, लेक्चर फर्स्ट से। जी। ऑलरेडी तो एक्चुअली हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी, वो तीनों की वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। जी जी सर, वो मैंने देख लिया था। हाँ जी, वहाँ से आप देख लेंगे, क्योंकि आज हमारा जो लेक्चर था ना वो लिंक्ड था लास्ट प्रीवियस लेक्चर के साथ, हमने जिसमें बताया था मार्केट रिसर्च के बारे में, और जी जी उसके डाटा कलेक्शन के बारे में बताया था कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन कैसे करना है, और सेकेंडरी के बारे में आज बता रहा था, और एंड पे थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में बताया। इसलिए क्योंकि आपने लास्ट टाइम फर्स्ट थर्ड लेक्चर नहीं देखा होगा, जिसकी वजह जी से सर। आपको आज की समझ नहीं आई होगी ज़्यादा। जी जी, वो मैं आज सारे लेक्चर जो पहले वाले हैं वो मैं देख लूंगा, तो फिर मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। जी नो प्रॉब्लम जी, अब हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको जी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है।